लिटरेचर रिव्यू इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यानी साहित्य समीक्षा। अब लिटरेचर रिव्यू में सबसे खास बात ये है कि ये आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी आपके रिसर्च होते हैं, जो भी आप डेटा कलेक्शन करते हो, उसमें ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही डेटा कलेक्शन करना है। आप लाइब्रेरी में भी जाके भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हो, या आप पर्सन टू पर्सन मीट करके भी रिसर्च कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स मेथड नहीं है, बट स्टिल इसमें अभी प्रिस्क्राइब्ड मेथड या कौन से मेथड सजेस्ट किए जाते हैं, ये सब मैं आपको इस लिटरेचर रिव्यू के क्लास में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे मेथड्स यूज़ करने हैं। प्लस अगर आपको सर्च करना है, यानी काफ़ी काफ़ी ऐसे काफ़ी टाइम हो जाता है कि हम कुछ और करना चाहते हैं और रिज़ल्ट कुछ और आता है। जो सर्च करना चाहते हैं वो रिज़ल्ट ऐसा रिज़ल्ट आता नहीं है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हम अपने डोमेन को कैसे इंक्रीज़ करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रिसर्च कंटेंट हमें मिले? तो उसके लिए एक सर्च क्वेरी, यानी जब भी हम सर्च करते हैं तो उसमें कुछ फ़िल्टर्स आते हैं। आप स्कॉलरली में जाके सर्च करो या कहीं भी सर्च करो, उसमें कुछ ना कुछ सिलेक्शंस आता है कि आपकी सर्च क्राइटेरिया क्या है, या एब्स्ट्रैक्ट देखना चाहते हो, आप समरी देखना चाहते हो, आप सिर्फ रेफरेंसेस देखना चाहते हो। ऐसा कुछ बॉक्सेस आते हैं जिसमें आप टिक मार्क करके फाइनलाइज कर सकते हो। ये तो एक बात। दूसरा बात, जब भी आप सर्च क्वेरीज में, यानी जब सर्च बॉक्स में आप जब कोई डोमेन पे सर्च करना चाहते हो, तो वहां पे कीवर्ड्स क्या डाल रहे हो, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सपोज आप जैनिज्म में अगर रिसर्च करना चाह रहे हो, जैनिज्म में आप सोल टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है? अब सोल इन जैनिज्म आपने लिखा, अभी आपको रिसर्च कंटेंट काफी लिमिटेड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैनिज्म में सोल को जीवा बोलते हैं, जीवा। तो वहां पे अगर आप जीव करके डालोगे, तब आपको रिसर्च कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर डोमेन में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अ, जो शब्द है उसको क्या बोला जाता है, उसका सिनोनिम क्या है, उसको क्या किस रेफरेंस में बोला जाता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो उसके बेसिस में भी आपका जो जो कंटेंट है या उसकी क्वालिटी है, वो अच्छी आती है। तो ऐसे ही मैं कुछ आपको स्लाइड्स के थ्रू कुछ मेथड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी सर्च अच्छी हो सकती है। प्लस ओवरऑल जो लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसको और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। प्लस जब हम अपनी थीसिस में लिटरेचर रिव्यू करेंगे या लिटरेचर रिव्यू को प्रॉपर स्ट्रक्चर या फॉर्मलाइज्ड वे में लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखना है? क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आपका जो पूरा एंटायर थीसिस जो बोल रहे हो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके विदाउट आपका जो रिसर्च है वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब तक आप पीछे का जो भी हो चुका है रिसर्च, उसकी जानकारी इकट्ठा करके उसको सिस्टमैटाइज वे में आप अपनी जो वर्क है उसमें मेंशन नहीं करेंगे, तब तक उस पर्टिकुलर वर्क को आप आगे लेके नहीं जा सकते हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो हमेशा, डू रिमेंबर दैट यू आर डूइंग रिसर्च। ओके, यू आर डूइंग रिसर्च ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक। जो पहले से एग्जिस्टिंग टॉपिक है उसमें आप रिसर्च कर रहे हो। दैट इज वाई अब इसका जो मेथड्स है उसके बारे में हम देखेंगे, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले तो जो लास्ट जो स्लाइड चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट न्यू स्लाइड है अबाउट हाउ टू सर्च द लिटरेचर इन लिटरेचर रिव्यू, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं स्क्रीन इसको लार्ज करती हूँ पहले तो। हाँ, मैं इसके बारे में आपसे बात कर रही थी कि जब भी आप सर्च क्वेरी करें, ये ऐसा बॉक्स आता है। अब ये बॉक्स में आपको जो कीवर्ड्स डालने हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि अगर आपको एंड डालते हो, बीच में अगर एंड डालते हो तो आपका जो रिसर्च एंगल है वो काफी स्पेसिफिक हो जाएगा। यानी ये आप जो सर्कल देख रहे हो, 2 सर्कल, अगर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो रिसर्च है वो आपको दिखेगा। तो ये एक स्पेसिफिक रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आप और डालते हो, यानी आप सोल और जीवा करके ऐसे डालते हो, तो सोल के बारे में भी जो भी कंसेप्ट है वो भी आपको दिखेगा। जीवा के बारे में भी जितना भी कंसेप्ट दिया है जैनिज्म में वो भी आपको दिखेगा। तो और डालने से आपका जो सर्च एंगल है वो ब्रॉड हो जाता है और विस्तार हो जाता है।
ठीक है? तो एंड जब भी डालते हो तो आपका रिसर्च नैरो हो जाता है, और जब भी डालते हो आपका रिसर्च जो है वो और ज़्यादा वास्ट डोमेन के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब जब आप एक्सेप्ट डालते हो, ठीक है? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट यानी आप एक नेगेटिव मार्क होता है ना, स्लैश डैश मार्क, तो जब आप डैश मार्क डालते हो अपने सर्च फील्ड में, तो डैश मार्क माने कि वो एलिमेंट आपको नहीं चाहिए। जैसे सपोज़ मैंने डाला जीवा डैश जीवा डैश ह्यूमन, तो इसका मतलब है कि सिर्फ़ मुझे जीवा के बारे में बताएँगे, और उसमें जो ह्यूमन, अगर ह्यूमन का जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है? और एक होता है, वो है ये जब हम कुछ कोटेशन करते, कोटेशन, है ना? कोटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कोट करते हैं। ठीक है? कोटेशन कोट मतलब आप समझते हैं? सभी लोग समझते हैं कोट मतलब क्या होता है? यस। उस कोट करते हैं। तो जब कोट करते हो आप, वही कोट यहाँ पे अभी डालते हो, जैसे एक्सक्लूशन हो गया, वहाँ पे आपने कोट डाला, तो मतलब उसको उससे रिलेटेड जो भी सर्च होगा वो उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। जैसे कि आपने डाला जीवा इन जैनिज़्म, अब जीवा को आपने कोटेशन में डाला। तो यानी जीवा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, और जैनिज़्म से रिलेटेड कंटेंट्स को रिड्यूस किया जाएगा। सिर्फ़ फ़ोकस किया जाएगा कि जीवा पे ही आपको कंटेंट दिखाया जाए। तो ये छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपनी लिटरेचर रिव्यू के सर्च को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, सोर्स ऑथेंटिसिटी। जब भी कोई सोर्सेस आप देख रहे हैं, यानी कोई भी लिटरेचर में आप जा रहे हो, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें एक आर्टिकल दिख जाता है, हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि ये आर्टिकल जिसने लिखा है, वो जो इंसान है, वो कोई स्टूडेंट है। यानी अगर कोई स्टूडेंट ने लिखा है तो मे बी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, बट गलतियाँ भी हो सकती है। हम रिलाई नहीं कर सकते अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो। तो ऑथेंटिसिटी रिसर्च का देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो जब भी कोई भी लिटरेचर आप पढ़ने वाले हो, कोई भी सोर्सेज़ पे जाने वाले हो, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए। ऑथेंटिसिटी चेक करने का रेड फ्लैग्स बताती हूँ यहाँ पे। पहले तो रेड फ्लैग यही है, वार्निंग साइन यही है, सबसे पहला कि वो जो पर्टिकुलर पेपर है, उसका कोई पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। यानी कुछ स्कॉलर्स बैठते हैं, चुनिंदा स्कॉलर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर उसके थ्रू वो पेपर गया है तो दैट इज़ कॉल्ड पीयर रिव्यू। बट अगर पेपर में कोई पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, जस्ट ऐसे ही अपलोड कर दिया है। हाँ, और यहाँ पे 2 चीज़ का आप एक डिफरेंस समझिए, अपलोड एंड पब्लिश। हम एकेडमिया में जाते हैं तो बहुत सारे पेपर वहाँ पे लोग अपलोड करते हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी कम है क्योंकि वो अपलोड किया गया है ऑथर के द्वारा, ठीक है? ऑथर ने खुद होके उसको अपलोड किया है, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ऑथर को जाती है, बराबर? दूसरा ऑप्शन होता है पब्लिश्ड वाला। तो जो पब्लिश्ड है, मतलब वो जर्नल ने पब्लिश कराया है पूरी वेरिफिकेशन के बाद, पूरी ऑथेंटिसिटी के बाद। तो ज़्यादा रिलायबल क्या हो गया? अपलोड या पब्लिश? पब्लिश। पब्लिश, है ना? क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, उसमें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, प्लस ज़िम्मेदारी यानी अकाउंटेबिलिटी भी उसमें ज़्यादा है। ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं, तो इसलिए इसकी वजह से जो अपलोड के पेपर है उसमें रिलाय नहीं करना चाहिए। और अपलोड के पेपर में सिर्फ़ मैं एकेडमिया की बात नहीं करती हूँ, एकेडमिया में तो अच्छे पेपर्स होते हैं, बट स्टिल उतना रिलायबल नहीं है। साथ ही साथ स्क्रिप्ट करके आता है, उसमें भी काफ़ी सारे पेपर्स मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं, फ्री ऐप्स, जहाँ पे हमको बहुत पेपर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे सवाल आता है कि क्या उस कंटेंट्स को हमें रिसर्च के लिए यूज़ करना चाहिए? तो जवाब है नहीं, उसको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने वहाँ से कंटेंट लिया, उसको आप साइटेशन तो आप दे नहीं पाओगे क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। दूसरा, आप अगर वहाँ से कंटेंट ले रहे हो तो उसकी जो वैलिडेशन होनी चाहिए, वो वैलिडेशन नहीं है। तो आप क्यों ऐसी चीज़ों को लोगे जिससे आपका रिसर्च खराब हो? नहीं लेना चाहोगे ना? तो इसलिए अवॉइड करना है ऐसे सोर्सेज़ को। तो रेड फ्लैग्स क्या हो गया कि पहले तो पीयर रिव्यू प्रोसेस पे जो आर्टिकल नहीं गुज़रे हैं, वो हट गया।
दूसरा, अगर उसमें डीओआई नहीं है, यानी को एक यूनिक नंबर होता है जिससे हम कोई पेपर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगर वो यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर नहीं है उस पर्टिकुलर पेपर में, कोई भी पेपर देखते हो ना, जर्नल का पेपर, उसमें आपको टॉप पे ही डीओआई दिखता है। एक नंबर होता है, डिजिटल नंबर, जिससे कि वो पेपर की यूनिकनेस हमें पता चलती है। और साथ ही साथ आईएसएसएन, जो बुक के पीछे एक कोड दिया रहता है, राइट? आपने देखा है बुक के पीछे? बुक के पीछे एक कोड दिया रहता है, डिजिटल कोड, नंबर दिया रहता है ना, आईएसएसएन करके। देखा है? आप लोग ने यस, देखा है सबने? नाम ध्यान आ रहा है, देखा हुआ, हाँ। हाँ, देखा है ना? कभी हाँ। भी बुक के पीछे देखिए, बुक कवर के पीछे एक नंबर होता यस है, यस आईएसएसएन, जो कि उसका यूनिक नंबर होता है, आईएसएसएन। जो कि उस बुक की ऑथेंटिसिटी बताता है। तो अगर कोई बुक में ये नहीं दिया है तो वो बुक ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है। तीसरा है प्रीडेटरी जर्नल। प्रीडेटरी जर्नल यानी कि ऐसे जर्नल जो कि ऑथर से बहुत पैसा लेके पब्लिश कराते हैं। इस जर्नल में भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एकेडमिक रिव्यू नहीं होता है। इसमें सिर्फ पैसे लेके पब्लिश करा दिए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ऐसा सोर्सेस है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हम लिटरेचर रिव्यू इस मकसद से कर रहे हैं कि हमारे आगे आने वाला जो भी कंटेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा वैलिडेशन के साथ और पूरा यानी कि पूरा फोकस्ड हो के वो रिसर्च गया, यानी पूरी उसमें ट्रांसपेरेंसी रही है ना? तो फ़िल्टर्ड रहा है, यानी पूरा फ़िल्टर करके हम रिसर्च दे रहे हैं, एक नया कंटेंट दे रहे हैं, जिससे कि कुछ डेवलपमेंट हो। तो अगर हम ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो हमें ये सारे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, जाकि जो कि काफ़ी लोग नहीं करते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनको कोई कंटेंट मिल गया इंटरनेट में, उन्हें लगा कि ये उनके टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, इसके बाद मैं कहाँ ढूँढूँगी करके, वो क्या करते हैं, वही कंटेंट्स को पढ़ लेते हैं, उसमें से ही फिर वो कुछ इधर-उधर से कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। तो वो रिसर्च नहीं हुआ। अगर हम वैसे तो रिसर्च का मतलब टोटली ऐसा भी नहीं हो कि आपको कंटेंट दूसरे का देखना ही नहीं है। आपको दूसरों का कंटेंट देख के उसमें आप क्या नया ऐड कर सकते हो, वो आपको बताना है। ये रिसर्च का मतलब होता है। बट जब भी आप ऐसे कंटेंट्स देखोगे जिसमें जो ऑलरेडी खराब है, तो उसमें आप क्या नया बताओगे? उसमें आप कुछ नया नहीं बता सकते, राइट? तो हमको फोकस क्या करना है कि हम ऐसे जर्नल्स को सिलेक्ट करें, ऐसे बुक को सिलेक्ट करें जो कि वेरिफाइड है, जो कि सोर्सेस जिसका ओरिजिनल है और जो कि ऑथेंटिक है। ऐसे सोर्सेस को हमें हमेशा लेना है। ठीक है? तो ये जो वर्क है आपका, जो डेटा कलेक्शन का वर्क जब आपका होता है, तो उसमें आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने गलती की, तो आगे का जो रिसर्च होगा उसमें भी गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस स्टेज में आपको काफ़ी अलर्ट रह के पूरा रिसर्च आपको करना है, ठीक है? अब इंडिकेटर्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या-क्या है? जस्ट उसका अपोज़िट। पहला, पीयर रिव्यू का स्टेटस, पीयर रिव्यूड रहेगा। दूसरा, जो पब्लिशर है वो ऑथेंटिक होगा, कोई रिलायबिलिटी। यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया होगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रेसेस ने पब्लिश किया होगा, कोई अच्छा जर्नल, नामी जर्नल है उन्होंने पब्लिश करवाया है। तो ये हो गया पब्लिशर रिलायबिलिटी। और तीसरा, इम्पैक्ट फैक्टर, यानी कि वो पर्टिकुलर जर्नल को दूसरे ऑथेंटिक जर्नल्स ने साइट किया है, तो वो है इम्पैक्ट फैक्टर। यानी कि एक जर्नल को दूसरे जर्नल कितना रिफर कर रहे हैं या दूसरे जो पब्लिशर्स हैं वो कितना रेफर कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट फैक्टर उसका कितना है। अगर इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, यानी कि वो पर्टिकुलर जर्नल ने अपना इंप्रेशन काफी अच्छा बना के रखा है, उसके जर्नल्स में जो भी पेपर्स पब्लिश होते हैं वो बहुत लोग पढ़ते हैं। तो जब वो पेपर का जो यानी वो जर्नल के पेपर्स अगर बहुत लोग पढ़ते हैं, तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो हाई होगा। ठीक है? अगर उसके जर्नल्स बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इम्पैक्ट फैक्टर लो होगा। ठीक है? इतना समझ आ रहा है सबको? ये सारे प्रोसेस है ऑथेंटिसिटी देखने के लिए, कोई भी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी देखने के लिए। एंड ये मान के चलना है कि ऑथेंटिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो।
यहाँ पे दो प्रोसेस दिया गया है, एक तो समराइजिंग, एक सिंथेसाइजिंग। अब आप लोग मुझे बताइए समराइजिंग और सिंथेसाइजिंग का मतलब क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? समरी तो पूरा होने के बाद जो समरी बनाते हैं ना, वो समराइजिंग है रिपोर्ट। सिंथेसाइजिंग इज भी ऑप्शन देते हैं, ए टू बी कितना वेरीफाई हुआ है, क्या है, एनालाइज करते हैं उसको, हम्म बी टू सी एनालाइज करते हैं, हम्म देन ऑल द थ्री कॉम्बिनेशन करके उसको सिंक करते हैं। हम्म बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि जब हमारा रिसर्च हम करते हैं तो उसमें हमें समराइज करना चाहिए या हमें सिंथेसाइज करना चाहिए? वो दोनों करना चाहिए मैम, एक्चुअली सिंथेसाइज ज्यादा करना चाहिए। समराइज हम्म विल बी एट द एंड पार्ट, व्हेन वी आर कंक्लूडिंग आवर ऑल द स्टडी रिव्यू, सब हाँ होने के बाद समराइजिंग आएगा। हाँ, वो तो हम अपना तो समराइज करते हैं, बट हम अगर दूसरे लिटरेचर्स को पढ़ रहे हैं तो उसको हम सिंथेसाइज करेंगे या समराइज करेंगे? नो, सिंथेसाइज करेंगे मैम, हाँ, तो यहाँ पे because we सिंथेसाइज का don't क्या have right to मतलब होता है? summarize their we don't have any right to summarize their report and हम्म take the data हम्म there. हाँ, यानी हम एक न्यू इंसाइट की तरफ जा रहे हैं और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उस चीज को फिर से इंटरप्रेट करने के अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन के बीच में कनेक्शंस दिखे, कुछ नया ट्रेंड दिखे, कुछ सिमिलैरिटीज दिखे, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप दिखे। ये सब देखने के लिए हम उसको एक प्रकार से सिंथेसाइज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, while authors A and B agree on X, their differing methodologies reveal वाई। इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? ठीक है, मैं बताती हूँ। जब कोई ऑथर, यानी कि सपोज मैं कुछ लिख रही हूँ, मैंने भी जीवा पे लिखा, मैंने बोला सोल होता है जैनिज्म में, जीवा होता है। एक पर्सन बी है, उसने भी बोला कि हाँ सोल तो होता है, जैनिज्म में सोल होता है। हमने दोनों ने एक पर्टिकुलर टर्म में विश्वास रखा, बट मेरा जो मेथड है सोल को वेरीफाई करने का या उसको आइडेंटिफाई करने का, वो काफी डिफरेंट है। मेरा क्या तरीका है कि मेरा को एक इंट्यूशन हुआ था और इंट्यूशन के बेसिस पे मैंने अपना रिसर्च लिखा। दूसरा जो पर्सन है, उसको इंट्यूशन नहीं हुआ, पर क्या हुआ, उसने बहुत सारे टेक्स्ट में देखा कि लोगों ने सोल के बारे में पढ़ा है, जीव के बारे में डिस्क्राइब किया है, इस बेसिस पे उसने अपना रिसर्च किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का जो मेथड्स है वो डिफरेंट है, और क्योंकि दोनों का मेथड्स डिफरेंट है और इसलिए कुछ नया ही फैक्टर निकल के बाहर आ रहा है। मेरा क्या आ रहा है कि मेरा इंट्यूशन की वजह से सोल को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है, ये एक नया फैक्टर सामने आ रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है कि लोगों के एक्सपीरियंस जानने से भी सोल को जानना पॉसिबल है। तो ये एक नया फैक्टर हमें दे रहा है। तो इसी नए फैक्टर को हमें पहचानना है। जब हम सिंथेसाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो हम कुछ नया पहचान सकते हैं। अदरवाइज जस्ट समराइज करने के क्या क्या मकसद हुआ कि जो उस ऑथर ने बोला है उसी को मैं एज अ कंक्लूजन दे रही हूँ। बट रिसर्च में जो वो दूसरे ऑथर ने बोला है एज इट इज बोलना, ये मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट क्या है कि मुझे कुछ नया बताना है, कुछ न्यू ट्रेंड बताना है, कुछ न्यू इंसाइट बताना है, कुछ न्यू मेथड्स बताना है। इसलिए मैं क्या करूंगी, डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट करूंगी, उसको समझूंगी, उसको जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसमें क्या नया हो सकता है, क्या उसमें यूनिक हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करके वो न्यू इंसाइट में अपने रिसर्च में डालूंगी। तो जब भी आप रिसर्च करते हो, उसकी वर्थ को समझो, उसकी वैलिडिटी को समझो, और ऐसा समझो कि वो जो रिसर्च है वो कुछ नया ही दे रहा है। आपका हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ कुछ नया ही बता रहा है। भले वो पहले रिसर्च से रिलेटेड होगा, बट कुछ ना कुछ उसमें न्यूनेस होना चाहिए। मे बी आप वर्ड्स टर्मिनोलॉजी कुछ डिफरेंट यूज कर रहे हो, अगर आप कुछ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज कर रहे हो तो वो आपको इंडेक्स में स्पेसिफाई करना है। इंडेक्स मतलब जो आपके रिसर्च में लास्ट में आप डालते हो, उसको आपको स्पेसिफिक वे में वहां पे लिख के रखना पड़ेगा। अब ये सब क्यों जरूरी है? ताकि हमें समझ आ सके कि आपका रिसर्च जो है वो किस बारे में है। ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? सिंथेसाइजिंग एंड समराइजिंग, एवरीवन क्लियर? ओके, Yes. नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, जब भी रिसर्च करें
गैप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मिसिंग पजल पीस, कोई ना कोई मिसिंग उसमें कुछ ऐसा फैक्टर होगा जो कि आपको ढूंढ के निकालना है। तो क्या-क्या गैप हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला जो गैप होता है वो है थ्योरेटिकल गैप, ठीक है? यानी कि सपोज़ अगर एक चार्ट है, एक जस्ट इमेजिन करिए कि एक चार्ट है, एक डायग्राम है। डायग्राम में जीवा के बारे में ही दिया हुआ है। जीवा का एग्जिस्टेंस यानी जीवा का कॉज़ क्या है? ठीक है? इस बारे में डायग्राम दिया गया है। सपोज़ जीवा का जो कॉज़ है एक्स है, तो एक्स इंडिकेट्स जीवा, ऐसे करके कुछ डायग्राम दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल गैप क्या फाइंड आउट किया कि जो एक्स है, यानी जिसको हम गॉड बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो एक्स का कोई प्रॉपर नाम नहीं है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया कि एक्स का कोई प्रॉपर नाम नहीं है, और साथ ही साथ मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये जो पर्टिकुलर एक्स है, इसके बारे में लोग अलग-अलग व्याख्या दे रहे हैं। यानी गॉड के बारे में कोई बोल रहा है एग्जिस्ट करता है, गॉड के बारे में कोई बोल रहा है एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल गैप हो गया। अब इस गैप को मैं कैसे फुलफिल करूँगी? ये मेरा रिसर्च हो सकता है। तो ये एक थ्योरेटिकल गैप है जिसको मैं पूरा कर सकती हूँ, जिसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके मैं अपने रिसर्च को नया एंगल दे सकती हूँ। ठीक है? दूसरा जो गैप हो गया वो है मेथोडोलॉजिकल गैप। अब ये क्या हो गया? कोई बता सकता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन मेथोडोलॉजिकल गैप क्या हो गया? अगर एक मेथड अप्लाई किया और वो मेथड सक्सेस नहीं हुआ है तो दूसरा हुँ, मेथड लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो कि अगर क्वांटिटेटिव हाँ। मेथड में क्या गैप है? हाँ, हाँ। क्वांटिटेटिव मेथड्स है मे बी सपोज़ कि क्वांटिटेटिव मेथड्स भी स्टैटिस्टिक। अगर यूज़ किया है किसी ने, तो सिर्फ़ 50 लोगों का क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया है। अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ़ 50 लोगों का रिसर्च किया है, तो उसमें गलतियाँ हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मेथड सेम रखा, बट मैंने अपनी जो लिमिट है उसको बढ़ा दी। मैंने 50 लाख लोगों को ले लिया। मैंने बहुत वाइड कर दिया अपना रिसर्च। ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्टडीज़ मेरे को लगा कि उसमें कुछ गलती थी, लिमिटेशंस था, उस लिमिटेशंस को मैंने दूर किया। तो मैंने मेथोडोलॉजिकल गैप को रिड्यूस किया अपने रिसर्च में। तो कोई मेरे को पूछता है कि मेरे रिसर्च में नया क्या है, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि मैंने जो यहाँ पे मेथड्स ऑप्ट किया है, इसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स लिए हैं, वो 50 लाख लिए हैं, जो बोल्ट कि किसी ने नहीं आइडिया। लिया। हाँ जी? हाँ, बताइए जयदीप जी बताइए। कुछ बोल रहे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है? अच्छा, ठीक। ओके, क्लियर हो रहा है यहाँ तक मेथोडोलॉजिकल गैप क्या होता है? जी और मैम। ये सब आप लोग लिख के रखिए, क्योंकि जब भी आप रिसर्च करेंगे ना, तब आपको ये सब काम आएगा कि आपको अभी अपने रिसर्च कैसे करना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। तीसरा हो गया कॉन्टेक्सचुअल गैप, यानी जो टॉपिक है, पर्टिकुलर जो टॉपिक है, हैज़ नॉट बीन स्टडी इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। यानी समझिए कि कोई जगह है, यानी अंटार्कटिका है समझिए। अंटार्कटिका में समर क्या होता है शायद शायद किसी को नहीं मालूम। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अंटार्कटिका में ऐसा क्लाइमेट क्रिएट किया जहाँ पे समर में लेकर आई। एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में एक समर लेकर आई, जस्ट टू सी द रिएक्शन। वहाँ पे जो जीव-जंतु हैं उनके रिएक्शंस देखने के लिए मैंने समर लेकर आई वहाँ पे। ठीक है? एक क्लोज्ड एक ज़ोन क्रिएट किया, वहाँ पे एज़ अ समर टाइप का क्लाइमेट प्रोड्यूस किया। तो वो था, मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया। अभी तक क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कि अंटार्कटिका में ठंड होती है बहुत। अब मैंने क्या कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया कि मैंने वहाँ पे जो क्लाइमेट था उसको ही चेंज कर दिया। अब क्लाइमेट चेंज होने से वहाँ का जो बिहेवियर है वो कैसा हो रहा है, ये मेरा रिसर्च है। यानी एक फ्यूचरिस्टिक रिसर्च है कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ के लोगों पे या वहाँ पे जो जो जीव-जंतु है उन पे क्या असर होता है। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज करके मैंने कॉन्टेक्सचुअल गैप को फिल अप करने की एक कोशिश की। ठीक है? तो ये एक मेरा नया रिसर्च हुआ। और दूसरा लास्ट जो कि मैंने अभी जस्ट बताया, पॉपुलेशन बेस्ड गैप, यानी कि रिसर्च हैज़ नॉट येट बीन अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक और एज ग्रुप। सपोज़ एक रिसर्च आया कैंसर का, ठीक है? कैंसर का रिसर्च आया, कैंसर का ये रिसर्च आया कि पहले तो कैंसर जो आपने है सिर्फ़ डाउनलोड दिया एडल्ट्स नहीं को था हो कि रहा है। मुझे करना क्या है। मैं सिर्फ जाकर के वहाँ पे आपके टॉपिक को डालकर रिलेटेड जो-जो है
ओके, कैंसर का एक रिसर्च मैंने किया, क्या किया कि कैंसर सिर्फ एडल्ट को हो रहा है, ये रिसर्च मैंने पढ़ा। क्लास ऑन द डे व्हाट्सएप जब दिया था तब। आपका ही नहीं, अरुणा जी ने भी उसी दिन मेरे को पूछा, उनका भी करने के लिए, मैं उनका भी कर रही हूँ, आपका भी करो। रमेश जी, आप है ना यहाँ पे? हाँ 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 मैडम। हाँ, म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो अब कैंसर का मैं बोल रही थी कि कैंसर जो है सिर्फ एडल्ट्स को हो रहा है, ये अभी तक मैंने पढ़ा। अब मैं एक रिसर्च करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं देखूं या पॉपुलेशन को थोड़ा सा सर्वे में डिफरेंट पॉपुलेशन लूं, यानी चिल्ड्रन पे भी सर्वे करूं कि चिल्ड्रन को भी ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, जो कि कैंसरस सेल से यानी जो कैंसरस सिम्टम्स है उससे कनेक्टेड है। तो ये मेरा हो गया पॉपुलेशन बेस्ड गैप। मतलब कि वो रिसर्च जो है स्पेसिफिक डेमोग्राफी या स्पेसिफिक एज ग्रुप में अप्लाइड नहीं है। अब मैं उस प्रकार से वो गैप को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कौन कौन से गैप्स हो गए जो यूजुअली रिसर्च में पाए जाते हैं? तो जब भी आप रिसर्च कर रहे हो अपना, तब देखिए कि आप कौन से गैप को रिड्यूस कर रहे हो या खत्म कर रहे हो। क्या आप थ्योरेटिकल गैप में काम कर रहे हो? क्या आप मेथोडोलॉजिकल गैप में काम कर रहे हो? क्या आप कॉन्टेक्चुअल गैप में काम कर रहे हो? या क्या आप पॉपुलेशन बेस्ड गैप में काम कर रहे हो? ये 4 गैप्स को आपको रिड्यूस करना है अपने रिसर्च में, और किस प्रकार से रिड्यूस करना है, ये सब आपके धीरे-धीरे रिसर्च में क्लियर होते जाएगा। ठीक है? बट यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, और सबसे बड़ी बात, जब भी आप पुरानी मैम, एक रिसर्च पढ़ते क्वेश्चन हो। है, हाँ, एक रिसर्च में एक ही गैप हो सकता है या ये चारों भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं? चारों हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा डोमेन हो जाएगा, यानी इतना बड़ा रिसर्च नहीं हो पाएगा। तो फोकस करना है एक से या दो ही ज्यादा से ज्यादा गैप्स को कवर करने की। ठीक है। जी। और अगर आपको देखना है कि पुरानी रिसर्च में क्या गैप थे, तो वो आप पुराने जो रिसर्च होते हैं उसके लिमिटेशंस, एक पॉइंट लिखना पड़ता है, एक पॉइंट आता है लिमिटेशंस करके, यानी हमें बताना पड़ता है कि हमारे रिसर्च की क्या लिमिट रही है, हम क्या नहीं कर पाए। मे बी मुझे रिसर्च करना था, 500 टू 1000 लोगों पे रिसर्च करना था, और उस समय कोविड आ गया। कोविड की वजह से मेरा जो एरिया है वो बहुत शॉर्ट हो गया। मैंने सिर्फ 100 लोगों पे रिसर्च किया। तो मैं वहाँ पे लिमिटेशंस में बता सकती हूँ कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मैंने 500 लोगों का रिसर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ 100 लोगों का रिसर्च किया। तो वो एक मेरा लिमिटेशन हो गया। तो अगर कोई नेक्स्ट कोई पर्सन मेरा रिसर्च पढ़ता है, तो उसे मेरा एक प्रकार का एक पॉपुलेशन बेस्ड गैप दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने सिर्फ 100 लोगों को एग्जामाइन किया, 100 लोगों को एनालाइज किया। अब वो क्या करेंगे, वो मेरे रिसर्च को लेके स्टडी करके 500 या मोर देन 500 लोगों को वो एनालाइज करेंगे, और उसके बेसिस में वो रिसर्च करेंगे। तो यानी उन्होंने पॉपुलेशन बेस्ड गैप को कवर किया। ठीक है। तो इस प्रकार का रिसर्च होता है। तो आपको ये मिसिंग गैप्स फाइंड आउट करना है, और प्लस जब आप लिमिटेशंस एंड जब फ्यूचर रिसर्च आप अपने थीसिस या अपने वर्क में लिखेंगे, तब वहां पे स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके टॉपिक का गैप क्या है, यानी आपके रिसर्च का क्या गैप रहा है, क्या आपने मेथड्स पे काम नहीं किया। वहां पे ना बहुत प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे कि हमारा गैप क्या होता है, क्योंकि हमें खुद की गलती नहीं दिखती है। ये सबके साथ होता है। तो उस समय आप ये 4 जो गैप्स है पर्टिकुलरली, यानी थ्योरेटिकल गैप, मेथोडोलॉजिकल गैप, ये 4 गैप्स में से देखिए कि कहाँ पे आप छूट चुके हो, कहाँ पे आपका काम नहीं हुआ है। ठीक है। और वो पर्टिकुलर चीजों को आप अपने फ्यूचर रिसर्च में लिख सकते हो कि अगर फ्यूचर में अगर आपको चांस मिलता है, तो मे बी इस पर्टिकुलर एंगल में आप काम करोगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब रिसर्च गैप का कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप लोग देखिए यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल। एग्जिस्टिंग लिटरेचर समरी दिया है। सपोज एक मल्टीपल स्टडीज ब्रैकेट में स्मिथ 2018, जोन्स 2020 शो दैट डेली मेडिटेशन reduces एंजाइटी इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब इसमें मोस्ट ऑफ दी स्टडीज रिलाई इंटायरली ऑन सेल्फ रिपोर्टेड सर्वेस एंड क्वेश्चनर्स। यानी इसमें जो स्टडी हुआ है, मल्टीपल स्टडीज में इसमें जो भी स्टडीज हुआ है वो सर्वेस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चनेयर में बेस्ड है। और सर्वेस पे बेस्ड होने के कारण ये पता चला है कि हर रोज मेडिटेशन करने से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में एंजाइटी रिड्यूस होती है।
अब यहाँ पे कौन सा गैप आइडेंटिफाई किया गया? एक मेथोडोलॉजिकल गैप आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि मेथड्स अगर यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लिया जा रहा है, तो बाकी जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज में जो लोग पढ़े हैं, उनका क्या? तो ये एक मेथोडोलॉजिकल गैप दिख रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट आपको दिख जाएगा, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट भी डिफरेंट दिख जाएगा, और उससे रिलेटेड एंजाइटी में क्या फर्क है वो भी आपको डिफरेंट दिख जाएगा। तो ये मेथोडोलॉजिकल गैप आप फाइंड आउट करके एक नया रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि रिसर्च गैप क्या होता है? मैम पॉपुलेशन गैप भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन गैप बिल्कुल हो सकता है, मतलब बहुत सारे गैप हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है जिससे कि हम रिसर्च गैप को समझ सके, है ना। अब हम आते हैं, जब रिव्यू लिखते हैं तो उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातें लिख देते हैं, समराइज कर देते हैं, उनको लगता है उनका रिसर्च लिटरेचर रिव्यू खत्म। लिटरेचर रिव्यू को बहुत सिस्टमेटिक करना पड़ता है। तो सिस्टमेटिक करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका रिव्यू होगा उसका इंट्रोडक्शन होगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको टॉपिक को डिफाइन करना है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है, यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, बेनिफिट क्या है, और उसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, जितना ज्यादा हो सके उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद उसका स्कोप क्या है, यानी कितने लोगों तक वो पहुंच सकता है, कितने रीजन तक पहुंच सकता है, कितने एरिया तक पहुंच सकते हैं, उसका स्कोप आप बता सकते हो। प्लस अगर उसको फोरकास्टिंग वाला रिसर्च है तो भी आप बता सकते हो। यानी इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। फिर नेक्स्ट जो है उसका बॉडी यानी कि थीम्स, जिसमें आप मेथोडोलॉजी बताओगे, किस प्रकार आप अपने रिसर्च कंडक्ट करने वाले हो। यानी मतलब जो बॉडी है थीम्स, उसको क्रोनोलॉजिकल वे में बताओगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रोनोलॉजिकल वे में बहुत तरीके से बता सकते हो। एक तो आप ईयर वाइज बता सकते हो, 2000 में कौन सा फाइंडिंग्स है वो बता सकते हो, 2001 में क्या है, 2002 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, ऐसा क्रोनोलॉजिकल वाइज चल सकते हो। ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल वाइज के साथ साथ आप मेथोडोलॉजिकल वाइज भी चल सकते हो कि किसने क्या मेथड्स यूज किया। वो मेथड्स के वे में आप अपने लिटरेचर रिव्यू को सिस्टमेटाइज कर सकते हो। ठीक है। मतलब किसी ने अगर क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया, तो आपने पहले क्वांटिटेटिव मेथड ऑन दैट पर्टिकुलर रिसर्च आपने एक्सप्लेन किया कि सोल का एग्जिस्टेंस होता है, ऐसा क्वांटिटेटिव रिसर्च हुआ है। और वो क्वांटिटेटिव रिसर्च किस बारे में बताया है। क्वांटिटेटिव वर्ड मतलब समझ आता है ना आप लोग को, जो क्वांटिटी पे है, यानी जो नंबर्स पे, मेजरमेंट्स नंबर्स पे। पे। हाँ, तो सोल का मेजरमेंट हुआ है, ऐसा पता चला है, तो वो रिसर्च आपने लिखा। ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं, टूल से फ्रीक्वेंसी मेजर की गई, साउंड वेव्स मेजर किया गया, इससे पता चला सोल है, तो वो क्वांटिटेटिव आपने एनालिसिस लिखा। फिर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखा कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, लोगों ने वो सब अनुभव किया, उनको वो महसूस हुआ, वो क्वालिटेटिव हो गया। तो आपने क्वांटिटेटिव से जाके क्वालिटेटिव की तरफ, तो इस सिस्टम में आपने अपने लिटरेचर रिव्यू के बॉडी में लिखा। है। तो वो भी एक तरीका हो गया, मतलब कि आपको जितना हो सके चीजों को सिस्टमेटाइज करना है, और जो भी उसमें अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी दिख रही है तो उसको आपको रिड्यूस करना है। फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसके बाद आता है डिस्कशन। डिस्कशन मतलब जितने भी फाइंडिंग्स हुई है, ठीक है, जितने भी चीजें आपने अभी तक एक्सप्लोर की है अपने लिटरेचर रिव्यू में, जितने भी फाइंडिंग्स आपने देखा है, उसको सिंथेसाइज करना है प्रॉपर तरीके से। ओके, ठीक है। डिस्कशन हो गया, एंड लास्ट में कंक्लूजन में समराइज मेजर कंट्रीब्यूशंस, जो मेजर कंट्रीब्यूशंस है उसको समराइज करना है। जो गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उस गैप्स को लिखना है, और वो गैप्स के बारे में लिखने के बाद आप कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हो अपने रिसर्च में, वो गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने रिसर्च में कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हो। वो पर्टिकुलर चीजें, मेथोडोलॉजी और वो तरीके आपको लास्ट लिटरेचर रिव्यू में इंडिकेट करना पड़ेगा। तो
कोशिश करनी है। और ये कोई वन वे नहीं है, इसके और तरीके होते हैं स्ट्रक्चरिंग के। यहाँ पे एक सिंपल एंड सोबर तरीका बताया गया है जिससे कि आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो सिस्टमैटिक दिखे, वेल कैटेगराइज दिखे, वेल ऑर्गेनाइज दिखे, और ऐसा दिखे कि उसमें पूरी फाइंडिंग्स, जितनी भी फाइंडिंग्स हो गई है वो भी आपको उसमें देखने को मिल रही है, प्लस आगे गैप जो हुआ है फाइंडिंग्स में वो भी आपको देखने को मिल रहा है, प्लस साथ साथ आगे उसमें क्या क्रिएटिव किया जा सकता है वो भी आप बताने के योग्य है। तो इतना प्रॉपर तरीके से आपको लिटरेचर को स्ट्रक्चर करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू में मतलब अगर आपने अपने लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रक्चर नहीं किया, बहुत ही अनस्ट्रक्चर वे में लिख दिया इधर उधर से बात, तो वो आपको ही प्रॉब्लम देगा। बाद में मेथोडोलॉजी नहीं तैयार होगी आपकी, डिस्कशंस तैयार नहीं होगा, आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, फिर आपको फिर समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो जब भी लिटरेचर रिव्यू करे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करे। पेपर पेन का भी यूज करें तो उसमें भी आप टेबल वगैरह बना के ईयर वाइज लिखते जाइए कि कौन से ईयर में क्या क्या फाइंडिंग्स हुई। तब आपको एक समझ आ जाएगा कि आपकी रिसर्च किधर जा रही है। तो एक नोटबुक तो हमेशा ही हमको रेडी रखना है। ऑनलाइन तो मतलब सिस्टम में तो काम करना ही है, प्लस साथ ही साथ एक नोटबुक भी आपको रेडी रखना है। वो नोटबुक में आप प्रॉपर तरीके से जो भी आपकी फाइंडिंग्स आपने जो पुराने पेपर्स में देखे वो फाइंडिंग्स आप प्रॉपर तरीके से लिखते जाइए। सबसे बेस्ट यही होता है कि एक अल्फाबेटिकल नोटबुक आता है जिसमें A to Z में देखा है आपने वो नोटबुक, अल्फाबेटिकल नोटबुक, है ना? वो अल्फाबेटिकल like नोटबुक telephone में भी, directory, हाँ, उसमें भी आप like telephone directory. सिस्टमेटाइज करके लिख सकते हो, ताकि आप जब अपने रिसर्च में उसको इंक्लूड करें तो वो भी सिस्टमेटिकली ही आप इंक्लूड करें। यानी ए से कोई ऑथर है उसके बारे में आपने लिखा, अब्राहम है तो उसके बारे में लिखा, बी से कोई बेली है तो बेली ने क्या बताया बेली के बारे में लिखा आपने, सी से कोई और है ना? तो उस प्रकार से आप अपने नोटबुक में सबकी फाइंडिंग्स लिख सकते हो ताकि बाद में जब आप लिटरेचर रिव्यू को एनालाइज करके आप उधर प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो वो सिस्टमेटिक वे में हो ही जाएगा। तो ये जो काम है लिटरेचर रिव्यू का, ये अभी से आपको करना है। आपकी सिनॉप्सिस अभी नहीं होगी, आपको पता है आपके एग्जाम्स भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, कोर्स वर्क वगैरह सब कुछ है। बट लिटरेचर रिव्यू अगर आपका टॉपिक क्लियर है, यानी आपको आइडिया है कि आपको किस में रिसर्च करना है, तो आप लिटरेचर रिव्यू जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसकी जो भी है बेसिक चीजें हैं वो करके रखिए, ताकि बाद में जब आप सिनॉप्सिस बनाते हो, आप प्रपोजल बनाते हो तो उसमें आप फाइंडिंग्स बता सको कि क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है और क्या गैप रहा है और आप अपने रिसर्च में क्या प्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, तो ये सारी जो तैयारी। मैम वन हम्म, क्वेश्चन मैम, ये हाँ, लिटरेचर रिव्यू जब भी हम रिव्यू करते हैं, इट शुड बी ओनली फ्रॉम द पास्ट thesis paper or past whoever has done research only, no, not from our books or any particular thing. नहीं बुक्स भी आता है उसमें, बुक्स भी एक रिसर्च उसका ही भी हुआ ले ना। सकते हाँ, वो भी हैं? एक अच्छा फाइंडिंग्स हुआ ना, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ओके, रिसर्च पेपर ही नहीं लेना है, अगर कोई ग्रंथ है, कोई टेक्स्ट है, उसकी भी आप करेक्ट, फाइंडिंग्स एज अ प्रॉपर तरीके से लिख सकते ओके ओके, हैं। ओके, और कोई डाउट? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ, अरुणा जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ मैम, बुक्स की फाइंडिंग्स कैसे ले सकते हैं हम लोग कंट्रोल के लिए, गैप के लिए? बुक्स की फाइंडिंग्स यानी कि बुक में क्या बताया है, जैसे अगर आत्मा का सिद्धांत है तो आत्मा के सिद्धांत के बारे में एक पर्टिकुलर फिलोसोफर ने क्या लिखा है, या पर्टिकुलर जो थिंकर है उसने क्या लिखा है उसके बारे में, तो वो उसकी फाइंडिंग्स हो गई। अगर अच्छा, ओके। बौद्ध में माना कि आत्मा नहीं है तो वो बौद्धिज्म की फाइंडिंग हो गई, कि अनात्मा है वो अनात्मावादी है, तो एक फाइंडिंग हो गई। तो फाइंडिंग आप लिटरेचर रिव्यू में डाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन सोल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? ठीक है। तो वो वैसा आप सिस्टमेटाइज करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लिटरेचर रिव्यू के बाद। अब आगे बढ़ने से पहले अभी जितना भी पढ़ा उसका आप थोड़ा सा समराइज बताइए। और रमेश जी आप हैं यहाँ पे?
ठीक है, आप लोग बताइए कि अभी अभी तक आपने क्या समझा अबाउट लिटरेचर First, रिव्यू? we carried over whatever the mastering of searching we have to do. अगर हम end करेंगे तो we just restrict it to very limited source. अगर और डालेंगे तो we will और have more करेंगे। broader view and more wider view of research what we can do. And अगर not या कुछ negative डालेंगे तो we just limit it to very very one-sided type of bias type of research what we are going into further. Then how we evaluate the authenticity of our research what we are doing. In that you had given us that some warning signs that agar no digital object identifier है या no ISSN कोड है तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहता है। और जो पब्लिशर का रियलिटी रहता है जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है या पीयर रिव्यूड डॉक्यूमेंट है या जो इम्पैक्ट बताता है जो फ्रीक्वेंटली हमें पढ़ने में आया है या जो आगम प्रमाण है, वी कैन से दैट विच इज इन जैनोलॉजी अगर आगम प्रमाण है तो इट इज ए फैक्चुअल, इट इज वेरी इम्पैक्टफुल. So that data has to be very very authentic and that should be evaluated and that should be the source data which we should take. Then when we review our predecessors researchers or any particular book, we should synthesize ourselves into a manner that how it is correlated among A book to B book, B book to C book. And if the correlation is right, then we get new perspective or new interpretation, how we should put it in our particular research way. And that always assesses the worth of that particular document or validity of that document. And we get a combined research का जो भी अगर gap है या limitation है, we will try to understand and come out of that. Then we discussed about puzzle piece, some puzzle उसमें जो theoretical gap है या मेथड में गैप है या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में गैप है या पॉपुलेशन बेस्ड में गैप है, तो ये गैप क्यों आ रहा है, in what way we should understand, because all the 4 types of gaps तो नहीं हो सकता भी है नहीं भी हो सकता है. But if we put all 4, then we should be analyzing that हमें हमारा रिसर्च के बारे में we have not done proper study at all. That is why we are getting 4 types of conceptual or methodological or population based or थियोरेटिकल में गैप आएगा. अगर हाँ 1-2 में आएगा, थियोरिटी में आएगा या मेथड में आएगा या कॉन्सेप्ट में आएगा, then we can go finer into it and fill up those gaps, or we can ourselves say that ये मिसिंग पजल में मेरे को थियरी में कुछ गैप क्यों आ रहा है, बिकॉज एक बुक में एक दिया हुआ है, भगवती में एक दिया हुआ है, तत्वात में एक दिया हुआ है, then I get into puzzle, then I should understand that ये पर्सपेक्टिव जो भी 3-4 बुक में दिया हुआ है वहाँ क्या थियरी गैप आ रहा है वो अंडरस्टैंड करके we should fill up that gap and put it in our writings. And like in quantitative, if I have taken a lesser sample and just doing मैं lesser sample लेके तब का महत्व क्या है पूछता हूँ, और people in today's generation they will say कोई महत्व नहीं है, and by taking only a age group of say 18 to 21 they will not give me a proper concrete reply. Then I should take a wider perspective in my methodology gap and I should pull all types of age group and then build up a questionnaire and get the answers. Then I will fill up that gap. Yes, no, this gap was not because of the small volume which I had taken sample size. If I take a larger sample size, I can fill up that gap. And ऐसे ही conceptual में अगर हम लेंगे gap, तो concept of a particular topic or subject. अभी मैं एक topic लेऊंगा कि तप निर्जरा का माध्यम है. But I cannot say that भूखा रहने से तप का निर्जरा की ओर जाएगा. तप is totally a spiritual and भूख को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो हेल्थी बेनिफिट से, I cannot correlate that. So concept में वो clarity लाने के लिए we have to correlate both the things and provide the gap and fill up that gap. And population based you were saying about demography, which हाँ demography, तो उसमें जो that one I couldn't get more. डेमोग्राफिक स्टेट वाइज भी डिफरेंट होता है ना रिसर्च. हाँ. So I can't categorize only to say Hinduism or Muslims or Christian community wise. I cannot. So I will give a wider scope that if I take tap is there in all the religion, but how they are correlating, how the benefits are coming, that I can express and put it in a gap and I can sync that as well. So that is what I understood. Then research gap में आप एक example के रूप में, तो I covered that one in these researches only.
and this what you have given the written review of body and discussion, that how the body should be written. Because when I am reading this class, I am understanding that MA में जब मैं thesis paper लिया था, I had so many data, but I never analyzed the data into what you said in a form of A, B, C, D category at all. अगर मैं वो कर दिया होता तो मेरे को बाइबलोग्राफी में प्रॉब्लम नहीं होता था, और जब मैं फाइनल प्रिंट आउट में जा रहा था तो आई वॉज नॉट इनटू वरीड दैट ये इधर से कहाँ से आया. आई वॉज टोटली लॉस्ट. Then if I would have made this particular notes and everything that A, B, C category में बना के अभी रखा हूँ, तो at a later stage this will be very helpful, because I can just put as a check mark and tick mark that ये आ गया क्या, हाँ ये इसमें था, ये B में था, तो बाइबलोग्राफी में डालने में भी easy होता है. और जो लास्ट में imitations and all when I have to put, it will be very comfort zone. So this is what is a takeaway point for me in today's class, that I should put the review in writing, because data तो बहुत मिल रहा है. Data is available, but how we should frame, how we should put, how we should gather when we want to put it in our paper, that is where this review will help us. Yeah, very nice, excellently said जयदीप जी. बहुत ही अच्छे से आपने आज का जो क्लास है उसको पूरा समराइज किया है. वेरी वेल. सो अरुणा जी का तो जॉब इजी हो गया. यस Thank you. यस मैम. मैम एक हाँ. लिमिटेशन का भी होता है कि हमें मतलब पुराने रिसर्चर्स की लिमिटेशंस बतानी, साथ में अपनी भी लिमिटेशंस बतानी है कि मैंने कहाँ कुछ अधूरा छोड़ दिया है जिसको बाद में पूरा करना है, या कोई दूसरा पूरा कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है इसको. हाँ, वो तो बतानी है लिमिटेशंस. मतलब लिमिटेशन बतानी है, बाद में वो करना है नहीं करना बात की बात है, बट आपको अपनी लिमिटेशंस बतानी है कि बतानी. आपकी रिसर्च में क्या कमी रह गया है, ताकि क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप जब दूसरों के फाइंडिंग्स पढ़ रहे हो साथ साथ आप दूसरों के लिमिटेशंस भी पढ़ रहे हो, तो उससे आपको समझ आ रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च नहीं हुआ है. क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने इस पे रिसर्च तो किया, बट एक फील्ड उसने छोड़ दिया. मे बी अगर आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मा के बारे में उसने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है ना, बट आत्मा के गुण के बारे में उसने छोड़ दिया. आत्मा के क्वालिटी के बारे में उसने कुछ लिखा नहीं. तो वो एक गैप आपको दिख गया, वो लिटरेचर गैप. और वो गैप सोचा आपने कि अब मैं क्वालिटी के बारे में अपने रिसर्च में डिस्कस कर सकती हूँ. तो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको नया मिल गया. थ्योरेटिकल जो गैप वहां पे दिख रहा था वो आपको नया दिखा, और उस पे आप रिसर्च कर सकते हो. ठीक है ना, समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ. Why I could explain this is because these were all lacking in my thesis paper when I did. Data तो था, but I was not able to correlate. Then मैं अच्युत सर को बोल रहा था, सर सब कुछ है, but I am not able to frame it and all that, because it was lacking from my side, that I did not do this kind of homework earlier and kept a checkpoint, what review I have done, what are the gaps I have to do. अभी imitation जो बोल रहे हैं, what I have left out in that, now I'll go back today and see my book also, what I have done, and take out what is my imitation in that, and I can build up more on that. That is what is helping me. Yeah, very nice. It will definitely help you. Even Yes. even for my research also, the first thing I got to know about my research is that I have to categorize it. क्योंकि मेरा डोमेन इतना लार्ज था, विदाउट कैटेगरी इट वाज नॉट एट ऑल इजी टू फ्रेम इट इन अ रिसर्च वे. क्योंकि अभी Correct. रिसर्च था स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च है, तो स्पिरिचुअलिटी में तो इतना वास्ट टॉपिक है, अब उसको बिना कैटेगरीज के तो उसको थोड़ा स्पेसिफिक किया ही नहीं जा सकता था. तो सबसे पहला वर्क जो मैंने किया, थिंकर्स को कैटेगराइज किया कि कौन कौन से पर्टिकुलर थिंकर्स और उनके डोमेन को मैं कवर करने वाली हूँ, और वो कैटेगराइजेशन से मेरा काम आसान हो गया. ठीक है, तो एक कैटेगराइजेशन प्लस एक डिफरेंट फोल्डर्स बना के अगर आप ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो काम है वो भी आसान हो जाता है, प्लस आपको भी मजा आता है कि आपने इतना काम किया. एक नया अचीवमेंट टाइप का सेंस ऑफ अचीवमेंट काइंड ऑफ फीलिंग आती है. Ultimately we'll get some satisfaction, मैडम. नहीं तो satisfaction नहीं था जो हमने काम किया था पहले, वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए या बर्डन के हिसाब से किया. अभी बर्डन नहीं है, अभी पैशन से करना के लिए हमें रूट मिल रहा है. हाँ, एक्चुअली रिसर्च का मतलब ही वही है कि you are passionate about it. Correct. You want to give it your best and you want to prove Yes. it the best. Correct. And it मैम should be मुझे एक helpful बात to society पूछनी है also. मैम. जी बिल्कुल. हाँ रुना जी मैम ये बताइए. है कि मुझे अपने टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ खोज नहीं पा रही हूँ मैम. मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है ऑनलाइन. तो मतलब मे बी कुछ आज का आपको काम आ जाएगा.
आप अगर गैप्स में जाके हाँ, देखते हैं एग्जैक्टली वही मैं सोच रही और थी कि हाँ, मैं पुरानी जो कोशिश पर्टिकुलर कर टॉपिक के रिसर्च में आप गैप्स ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए। तो आप पूरी फाइंडिंग्स पढ़िए पुरानी रिसर्च की, उसपे क्या-क्या हम्म, गैप्स है, वो देखिए तो हम्म। शायद आपको फिर अपना नया एंगल दिख जाएगा। मैम पुरानी रिसर्च दिखी है तब तो मैं उसमें गैप देखूं। मुझे अभी तो कुछ रिसर्च या कोई मतलब कुछ जनरल कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे ऑनलाइन तो। क्यों? क्या टॉपिक है आपका? मेरा टॉपिक तो इजी सा है मैम, जाति स्मृति ज्ञान है। हुँ। बट हो सकता है मुझे खोजना नहीं आया। आप जैसे आज आपने बताया है वैसे मैं एक बार और करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ मिलता है हाँ, तो। हाँ, हाँ। मिल जाएगा, आप शोधगंगा में देखिए, स्कॉलरली में देखिए, उससे बहुत जो देखा है मैम, मैंने तो बहुत देखा है, अभी इतने दिनों से यही आप देख रही हूँ वही लेकिन हाँ, मुझे वो कीवर्ड्स चेंज करके देखिए आप, कीवर्ड जैसे मैंने चेंज बताया करना है हाँ, वही। कीवर्ड्स चेंज करिए प्लस जो साइंस मैंने बताया एक्सेप्शन का साइन और एंड और ये सब आप भी आप लगा के एंड और ये देखिए। सब देखना है। हाँ, मिल जाता है। या तो आपको उस पर्टिकुलर जो रिसर्च है उसमें अगर आपने कोई थिंकर्स लिया है, कोई जो है कोई टेक्स्ट कंसीडर किया है, तो टेक्स्ट में भी आप देख देख सकते हो। वो जो पर्टिकुलर आपका जो कांसेप्ट है, उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में भी आप फाइंडिंग्स एंड गैप फाइंड आउट कर सकते हो। या तो उतना आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट इट इज़ ऑल इट्स पार्ट ऑफ रिसर्च तो वो तो हो जाता है वो। या मैम आपने टेक्स्ट वाला अच्छा बताया, इस पर मैं कोशिश करूंगी, टेक्स्ट वाला अच्छा है। हाँ, हाँ, टेक्स्ट में मिल जाता है वो। ठीक है? हम्म, ओके, तो बात का जो कांसेप्ट है कि यानी कि ये जो डिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है, डिकंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट रिसर्च कि कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसको डिकंस्ट्रक्ट करना है। यानी कोई नया चीज़ खड़ा करने से पहले जो पुराना जो है उसको खत्म करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। तो वो डिकंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में और साथ ही साथ पूरा जो प्रोसेस है लिटरेचर का वो मैं बताऊँगी और साथ ही साथ थोड़ा एक और एक स्लाइड था कि सर्च कैसे करना है, उसका भी एक स्लाइड था। तो वो जो स्लाइड है मैं वो आपको कल ही दिखाऊँगी। कल या आने वाले आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है? तो आप लोग जो भी आज मेथड्स पढ़े हैं उसको आप थोड़ा फ़ोकस करिए, एक-एक करके देखिए, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाए। ठीक है? जी मैम। ठीक है। फिर सी यू इन द Thank you, नेक्स्ट ma'am. क्लास। Yeah, ओके? thank you, ma'am. ऑलराइट, थैंक यू। Jai जय Shri Krishna. जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय